Hello dear students of class 10th. Welcome once again on Amazing Physics Tutor channel. Myself Pankaj Kumar Tripathi and today we are going to study Ohm's law. ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जो हम थ्योरी स्टडी कर रहे हैं उसका आज लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में हम ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी हियर इन दिस गिवन डायग्राम, यहां पर आप देखो इस डायग्राम के अंदर यहां कोई ये कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है जो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, इस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट का अमाउंट I प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस V। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है कि हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल। सो अमाउंट ऑफ करंट I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, बट यहां पर इसको फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो यहां पर हमें कुछ कंडीशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे, तब I प्रोपोर्शनल टू V होगा या V प्रोपोर्शनल टू I भी हम कह सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है कि वायर का लेंथ जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स लेंथ का वायर होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे आप A बोलते हो, इस डायग्राम में यहां पर देखो ये सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। वायर सिलिंड्रिकल होता है शेप में। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर भी अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करती है। और फोर्थ फैक्टर हम यहां लेके चल रहे हैं जैसे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि वायर किस मटेरियल का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, सिल्वर का बना है, एटसेट्रा। तो ये सभी जो कंडीशंस हैं इसको अगर फिक्स रखा जाए या कांस्टेंट, अगर कोई कंडक्टर ये कंडीशंस को फॉलो करता है, यानी हमें फिजिकल स्टेट बोलते हैं, हम इन सभी को बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। तो इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट देन I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I। तो B प्रोपोर्शनल टू I यहां पर है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR। यहां पर R एक कांस्टेंट है जिसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें क्या मिला, V इक्वल्स टू IR। मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर करंट भी जीरो होगी, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा फ्लो करती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। और यहां पर रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम आते हैं इसमें, तो अमाउंट ऑफ करंट जो है हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ को हम एक बार
इसका कंप्लीट स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर is kept fixed, फिजिकल स्टेट क्या बताया था? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, प्रेशर एटसेट्रा is kept fixed or constant, then amount of current flowing through a conductor I proportional to potential difference V। तो इस तरीके से I proportional to V या V proportional to I हम लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स टू हो गया IR। ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कंडीशंस मैंने बताए थे कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल स्टेट मींस लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर। तो यहां पर ये हो गया ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अब आते हैं हम पढ़ने रेजिस्टेंस क्या होता है। इसमें जो R की को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम इसमें समझने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस। तो उससे पहले मैं आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन करते हैं। दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं इनके अंदर, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे समझो कि हमने किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक बैटरी लगा दी और बैटरी लगाने पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने रास्ते में आने वाले कुछ पॉजिटिव चार्जेस से कोलाइड करते हैं और ये कोलिजन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये जो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब रुकावट क्रिएट करते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है ऑफर्ड बाय फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस टू द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने इस नियर बाय पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड कर रहा है, फिर उसके बाद वो आगे दूसरे किसी पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मल्टीपल टाइम्स कंडक्टर के अंदर कोलाइड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन। हम इसको बोल सकते हैं अपोजिशन। इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन offered by fixed positive charges to the path of flow of electrons। इसको ऐसे भी कहा सकता है कि इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट।
तो करंट के रास्ते में जो प्रॉपर्टी यहां पर बताई जा रही है, जो अपोज कर रही है करंट को, वो रेजिस्टेंस है। जैसे रोड पर चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, उसी तरीके से सर्किट में करंट के फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस। करंट फ्लो करेगी, आई कैन फ्लो ओनली व्हेन इफ आर इज नॉट जीरो, यानी आर जीरो नहीं होना चाहिए। हां, यह जरूर है कि इफ आर इज मिनिमम तो आई इज मैक्सिमम, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? V इक्वल्स टू आई आर, तो वहां से I को हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो यहां I देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो रेजिस्टेंस क्या है हमने समझ लिया, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं आफ्टर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हम यहां स्पेशली कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है, इसको हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा फैक्टर है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा फैक्टर है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और चौथा फैक्टर है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे वायर किस मटेरियल का है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो ये सारे फैक्टर्स हमें ये बताते हैं, जैसे इनका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। जैसे R प्रोपोर्शनल टू लेंथ में क्या था, जैसे ये वायर है, इसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर एरिया को फिक्स रखते हुए इसके लेंथ को अगर ट्वाइस कर दिया जाए, डबल अगर ट्वाइस कर दिया जाए, तो एरिया वही और लेंथ ट्वाइस हो जाए, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस भी न्यू रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L है। दूसरे फैक्टर का एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं कि मान लो कि वायर का एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस R है L लेंथ पर, और आपने इसके एरिया को ट्वाइस कर दिया, मतलब इसके एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया। तो और लेंथ वही रखे, अगर वायर का लेंथ सेम रखे, एरिया ट्वाइस कर दे, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2A, यानी जो रेजिस्टेंस है वो पहले का हाफ हो जाएगा। यानी थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर हम वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है थिन वायर के कंपैरिजन में। तो ये दो एक्सप्लेनेशंस हमने दे दिए, यानी इफ लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं विद पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इतना क्विकली होता है कि इनके कोलिजन का जो टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो वैसे केस में कंडक्टर के अंदर बार बार कोलिजन होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब फोर्थ फैक्टर आ जाते हैं। फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है? फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखना है आपको, देखो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम पर, एन यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिल्वर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ फैक्टर है कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी अच्छे कंडक्टर्स हैं, लेकिन सिल्वर ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण इसका यूटिलाइजेशन वायर के अंदर, सर्किट के अंदर नहीं होता। ज्यादातर यूज करते हैं हम कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर। तो ये था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमें एक और टर्मिनोलॉजी इसमें सीखनी होगी और वो है रेजिस्टिविटी। तो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रेजिस्टिविटी। तो लेट अस अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी, या इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में देखो रेजिस्टेंस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और इसको हम थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू रो L बाई एरिया। सो यहां रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या फिर क्या बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी के प्लेस पर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको। तो रो इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां से रो इक्वल्स टू हो गया आर ए बाई एल। तो अगर हम एल को 1 मान लें, ए को 1 मान लें, तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी क्या है, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसका लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो। यानी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई,
resistivity is defined as the resistance of a conductor per unit length per unit area of cross section. यहां पर मैंने बताया था जैसे ये वायर का, इसे हम लेंथ बोलते हैं पूरा, और ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये इन दोनों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रो यानी रेजिस्टिविटी, उसमें पहला फैक्टर, अब उन दोनों को छोड़ने के बाद क्या क्या फैक्टर बच गए? लेंथ और एरिया के बाद वो बच गया टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सेकंड फैक्टर क्या हो गया कि नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, यानी रो इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही रेजिस्टिविटी कम होगी। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल को देख के लगता है कि रेजिस्टिविटी ए और एल पे डिपेंड करती है, बट एक्चुअली रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड लेंथ। तो आज हमने कंप्लीट किया इसके अंदर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।